हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, एक ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने बोला है कि पेटीएम के लिए बेस्ट ये रहेगा कि उनको कोई बड़ा बैंक या फिर कोई बड़ी एनबीएफसी खरीद ले। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि लार्ज कंपनीज जैसे कि रिलायंस जियो हो गया, अडानी ग्रुप हो गया, टाटा ग्रुप हो गया, ये सब के सब अपना फिनटेक बिजनेस बनाना चाहते हैं और पेटीएम ने पहले से कर दिखाया है, तो ये इनको खरीद ले तो अच्छा होगा। बाकी अभी ऐसा कोई खबरें निकल के नहीं आई है। मैंने एक दो रीलें देखी थी सुबह की, जहाँ पे बातें कर रहे थे कि भाई पेटीएम को रिलायंस खरीद सकता है, ये खरीद सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम बायजूस की बात करके चले तो भाई उन्होंने कहा है कि बायजूस का 3.0 निकाल रहे हैं, एकदम नया गेम पूरा चेंज कर देंगे, ये इनएविटेबल है, हमारा जो नया बिजनेस मॉडल है वो आग लगा देगा। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को भी क्लियर किया है कि भाई मैंने 7500 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए इस कंपनी के अंदर अपने पर्सनल। लास्ट 2 साल के अंदर 1600 करोड़ रुपीस मैंने अपने पैसों से दिए हैं लोगों की सैलरी पे करने के लिए। तो कुछ इशू नहीं आएगा, टेंशन ना लो, कंपनी कहीं नहीं जाने वाली है, हमारा कमबैक इनएविटेबल है, वो होके रहेगा। साथ में उन्होंने जो इन्वेस्टर्स है उनको क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने बोला है कि फालतू की खबरें निकाली जा रही थी मार्केट के अंदर, इतनी सारी मार्केट में मिस इन्फॉर्मेशन निकाली गई है, ये निकाला गया, वो निकाला गया। देखो हमको तो कुछ पता ही नहीं है, जेन्युइनली बताऊं ना। एम्प्लॉयज़ की कहानी हमको सुनने में मिल जाती है, इन्वेस्टर्स शोर मचाते रहते हैं, बट एक्चुअली कंपनी की कहानी क्या है वो हमको नहीं पता है। जैसे हम गौरव मुंजाल देखते हैं अनअकैडमी वाले, कंपनी की कहानी क्या है हमको नहीं पता है, पर कहीं ना कहीं बीच बीच में खबरें आती रहती है, भाई हमारा बैंक बैलेंस अभी 2000 करोड़ रुपए है, हमारा बैंक बैलेंस अभी इतने हज़ार करोड़ रुपए है, हमारे को बर्न हो रहा है, बट अभी ये बहुत साल का रनवे है। तो हमको नहीं पता ना एक्चुअली कितना बैंक बैलेंस है, कितना नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें बहुत कुछ नहीं पता है। अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत जल्दी फैलती है। ये आपको सोशल मीडिया दुनिया का एक राज बताता हूँ। अगर कोई फेक न्यूज़ होगी ना तो इतनी तेज ट्रेवल करेगी, आप 10 बंदों को बताओगे क्योंकि वो कंट्रोवर्सी से भरी हुई होगी, उसमें मिर्च मसाले लगे होंगे, आप 10 बंदों को बताओगे। बट अगर कोई जेन्युइन न्यूज़ होगी ना, कोई एकदम नॉर्मल न्यूज़ होगी, तो आप शोर नहीं मचाओगे उसका। अगर आपको पहले फेक न्यूज़ पता लगती है ना, आप 10 बंदों को बताओगे, आपको पता लगता है वो फेक न्यूज़ नहीं है, आप उन 10 बंदों को ये नहीं बताओगे भाई वो फेक न्यूज़ नहीं थी। ये प्रॉब्लम हो रही है अभी सोशल मीडिया की। बाकी अगर हम जोमेटो की बात करके चले तो एंड फिन ने 2.13% स्टेक्स बेच दिए हैं जोमेटो के अंदर 4766 करोड़ के। एक पैटर्न देखो, 2022 के अंदर इन्होंने 196 मिलियन डॉलर के शेयर बेचे थे, उसके बाद इन्होंने 342 मिलियन डॉलर के शेयर बेचे, फिर 570 मिलियन डॉलर के बेचे, अभी तक 1.5 बिलियन डॉलर अर्न कर चुके हैं ये जोमेटो के शेयर्स बेच बेच के। अगर हम डीटीएच इंडस्ट्री की बात करके चले तो भाई 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स लूज किए हैं पिछले 3 सालों के अंदर। ये बहुत बड़ा नंबर है। इससे एक चीज दिखाई दे रही है, ओटीटी ने कहीं ना कहीं हर लेवल के ऊपर डीटीएच का नाश कर दिया है। पहले केबल चला करते थे, उसके बाद ये टाटा स्काई वाई आ गए, उसके बाद में जब इंटरनेट पेनिट्रेट हुआ, ओटीटीज आए, तो आपको ओटीटीज में ही सब मिल जाता। जो चैनल्स देखने हैं, कुछ लाइव टीवीज भी दिखाई देते हैं आपको, हर एक प्लेटफॉर्म के अपने अपने लाइव टीवी उनके ओटीटी पे आ जाते हैं। उसके बाद ओटीटी के ऊपर आपको उनका कंटेंट भी मिल जाता है जो प्रीमियम कंटेंट होता है, तो और एड्स नहीं आती है, आप उसको पॉज कर सकते हैं, वो लंबी लंबी कट्टे भर के ब्रेक की टेंशन नहीं है, आधी देखी सो गए, अगले दिन बाद में कभी देख ली। ये बहुत बड़ी एडवांटेजेस है ओटीटी के, जिसके चक्कर में डीटीएच घटता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी जो डीटीएच प्लेयर्स है उन्होंने कहा है ट्राई को कि भाई 8% जो लाइसेंस फीस ली जाती है डीटीएच सर्विसेज के लिए उसको हटाया जाए, जिसकी वजह से टैरिफ रेट बेटर हो जाएगी टीवी चैनल्स के, क्या पता लोग टीवी पे स्विच कर ले। बाकी भारत पे की बात करके चले तो उन्होंने लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड शुरू करने का प्लान किया है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मर्चेंट्स के लिए। अभी रिसेंटली ही उन्होंने 8 से 9 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करे थे अपनी एनबीएफसी आर्म ट्रिलियन लोन के अंदर, और उनका प्लान है कि अपने स्टेक्स को 100% ले जाना कुछ टाइम के अंदर। उसी के थ्रू ये होता हुआ हमको दिखाई दे सकता है। एक लोन टेक स्टार्टअप होने वाली है, बहुत नेक्स्ट लेवल वाली। अब मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ। अगर हम वॉरेन बफेट की बात करके चले और एक नॉर्मल इन्वेस्टर जिसको कुछ नहीं आता है, वो खाली इंडेक्स फंड पे लगाता है, उनको कंपेयर करके चले तो बहुत फन फैक्ट निकल के आया है। पिछले 25 सालों के अंदर इंडियन स्टॉक मार्केट ने वॉरेन बफेट को आउट परफॉर्म किया है। वॉरेन बफेट ने एनुअल जो रिटर्न निकाला है वो 9.52% निकाला है, जो उनकी कंपनी है बर्कशायर हैथवे। बट निफ्टी 500 इंडेक्स की बात करके चले उन्होंने 12.56% निकाला है। तो यहाँ पे अगेन एक बहुत बड़ी चीज दिखाई दे रही है कि भाई
ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज़ लाता रहता हूँ और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई नोटिफिकेशन, कुछ न्यूज़ नहीं भेजते हैं वहाँ पे, हम इस वीडियो का नोटिफिकेशन भेज देते हैं। कभी कोई वीडियो नहीं आनी होती तो वो भेज देते हैं, कभी हम लेट हो रहे होते तो वो भेज देते हैं। तो इससे कम्युनिकेशन आसान रहता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई स्पैमिंग नहीं होती है वहाँ पर। बाकी जीरो दान ने तो भाई बम फोड़ दिए हैं जो इन्फ्लुएंसर्स है उनके लिए। मैं पर्सनली जानता हूँ बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को जिनको नुकसान होने वाला है यहाँ पर। बेसिकली उन्होंने कहा है कि ब्रोकरेज रेवेन्यू को अब वो शेयर नहीं करेंगे। एनएससी ने अभी रिसेंटली सर्कुलर निकाला था, उन्होंने बोला था कि आप जो ब्रोकरेज फीस का परसेंटेज शेयर करते हो अपने क्लाइंट से या फिर इन्फ्लुएंसर से, जो आपको नए क्लाइंट्स ऑफर करते हैं, आप वो नहीं कर सकते हैं। तो 25 अगस्त से लागू हो जाएगा और ये अभी पैटर्न दिखाई देगा सभी जगहों के ऊपर। इसका मतलब समझो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स थे जिन्होंने फिन का कंटेंट बहुत सारा बनाया है, अब उनको कमीशन नहीं मिलेगी। ओ भाई, तुम समझ नहीं रहे। मतलब ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं महीने के 1.5-2 करोड़ रुपए कमीशन के छाप रहे थे। पूरी सेल्स टीम बना रखी थी, पूरा बिजनेस दबता हुआ दिखाई देगा वो। मतलब खुद सोचो ना, 2 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हो, अभी 25 के बाद में आपके पास पैसा ही नहीं आएगा। ओ भाई, अब हो सकता है कि कंपनीज अपने बड़े प्लेयर्स के लिए कुछ ओपनिंग फीस टाइप कर दे कि अकाउंट खुलवाने के लिए आपको अमाउंट मिलेगा। बाकी कहीं ना कहीं रेगुलेशन फिर से ले आएगा सेबी इसके ऊपर, अगर कुछ ना कुछ लूपहोल कोई ढूंढ भी लेता है तो, क्योंकि फिन इन्फ्लुएंसर्स ने गंद मचा रखा था। मैं, आप कह सकते हो मैं भी कभी कभार उस कैटेगरी में आ जाता हूँ, फाइनेंशियल की मैं भी बात करता हूँ। बट मेरे को ऐसा लगता है कि ये ना बहुत सारे क्रिएटर्स झूठे वादे करते हैं, 1 लाख रुपए में 100 करोड़ कमा लो, 10 करोड़ कमा लो, वो वाले सपने दिखाते हैं, जिसके चक्कर में बेचारे लोग लूज करते हैं। लूज आप करते हो, बट ब्रोकरेज जो लगती है वो कमीशन उस इन्फ्लुएंसर को भी मिल जाती है। इसके चक्कर में शायद से भी अच्छे रेगुलेशंस लेके आ रहा है। बाकी नितिन कामत की बात करके चले तो उन्होंने बोला है यूलिप सबसे घटिया इन्वेस्टमेंट है। यूलिप, जिनको नहीं पता है, यूलिप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जहाँ पे आपको इक्विटी में भी पैसा लगाता है और आपको लाइफ इंश्योरेंस टाइप की चीज़ें भी मिलती है। और ये वाहियात है, अगर आप दोनों को अलग अलग लेते हो तो आपको बेटर चीज़ें देखने को मिलती है। मैंने भी शायद पहले भी बोला है ये बात, और उन्होंने भी यही बात बोली है। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोल दी है जो मैंने कभी नहीं बोली होगी और बहुत सारे लोग नहीं बोलेंगे। बैंक वाले जान करके यूलिप बेचते हैं लोगों को ताकि उनके पास में पैसा बन पाए। बहुत मोटी कमीशन मिलती है उनको यूलिप बेचने के लिए। तो अगर आपका कोई बैंक वाला है और उसने आपकी कोई पॉलिसी खोल रखी है ना, तो 100%, मतलब 100% तो नहीं कहूँगा, 90% चांसेस है वो यूलिप होगा, जिसके अंदर आपको ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी मिलेगा। और आपको कुछ कहेंगे कि आपका पैसा शेयर मार्केट में लग रहा है सर, पर बीच में अगर आपको कुछ हो जाता है ना तो आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा। वो जो फ्रॉड है ना वो बहुत बेकार है। बाकी शिप रॉकेट की बात करके चले तो उन्होंने D2C मार्केट प्लेस जॉप निकाल दिया है। कुछ टाइम पहले इसका पायलट निकाला गया है। 200 से 300 ब्रांड्स 8 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर रन कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात, अपना खुद का मार्केट प्लेस है। अब इनका कहना है कि भाई जो D2C प्लेयर है हमारे ऊपर लिस्ट हो जाओ, हम ही ऐड चलाएंगे, हम ही आपका बिजनेस बनाएंगे, शायद कमीशन लेंगे बीच में, बस कहानी खत्म। देखो ना, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जो बड़े ई कॉमर्स प्लेयर्स है, इनके पास सबसे बड़ी चीज़ थी इनका लॉजिस्टिक्स। यहाँ पे भी लॉजिस्टिक्स आ जाएगा क्योंकि शिप रॉकेट के पास तो लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रॉब्लम है ही। अब प्रॉब्लम रह जाएगी मार्केटिंग की। अब लेट्स सी मार्केटिंग कैसे होने वाली है, कि क्या मार्केटिंग पूरा डाल दिया जाएगा ब्रांड्स के ऊपर, जैसे अमेजॉन कहता है कि हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर ऐड चलाओ, ये करो, या फिर वो कमीशन बेस पे रहेगा, ROS शेयरिंग रहेगा, क्या रहेगा, अभी मेरे को कोई क्लैरिटी नहीं है। कभी इनके फाउंडर के साथ फिर से बात होगी तो मैं जरूर बात करूंगा इस बारे में। अगर हम स्विगी की बात करके चले तो $1.3 बिलियन का IPO फाइल कर रहे हैं सितंबर के पहले हफ्ते के अंदर। कहा जा रहा है सेकंड लार्जेस्ट IPO दिखाई देगा हमको पेटीएम के बाद में। अगर हम ब्रेकेज की बात करके चले तो फ्रेश इशू 3750 करोड़ का होने वाला है और ऑफर फॉर सेल 6664 करोड़ का हमको देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं क्विक कॉमर्स की बात करके चलूं तो अभी रिसेंटली फ्लिपकार्ट मिनट निकाला तो किसी ने डाला भाई कंपैरिजन कि किस तरीके से वेरिएशन आ रहा है। क्विक कॉमर्स का सबसे बड़ा प्लेयर है ब्लिंकिट, उससे 10% सस्ता बेच रहा है फ्लिपकार्ट अभी के टाइम पे। अब देखो कंपैरिजन दिखा रखा है कि भाई क्या क्या रेट रह रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा भाई फ्लिपकार्ट आगे दिखाई दे रहा है, सस्ता बेच रहा है। हाँ, अब 2-3 रीजन हो सकते हैं। फ्लिपकार्ट की परचेसिंग पावर बहुत ज्यादा है, फ्लिपकार्ट लॉस में भी ऑपरेट कर सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। अगर हम मोबीक्विक की बात करके चले तो उन्होंने 14 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर, और ये बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। -10.16% का एबिटा मार्जिन था इनका,
जो कि अभी इंप्रूव होके दिखाई दिया है 4.16%। ये एक अच्छी चीज है इनके लिए। बाकी अगर रिटेल की बात करके चले तो भाई उनकी ग्रोथ रेट घटती हुई दिखाई दे रही है। जुलाई के महीने में सबसे लोएस्ट एक्सपीरियंस किया गया है कोविड से अगर कंपेयर करके चले। चार्ट देखो भाई क्या हुआ है, आपको बूम दिखाई दे रहा था और अभी घटता हुआ दिखाई दे रहा है धीरे धीरे करके। ओवरऑल रिटेल सेक्टर 2% से डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दिया है हमको। अगर हम 2023 जुलाई की बात करके चले उस टाइम पे 9% से बढ़ा था और जून 2024 के अंदर 5% से हमको बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। फूड और ग्रोसरी जो है उसको तो 6% का ग्रोथ रेट मिला है और बाकी जो इंडस्ट्रीज है वहां पर डिक्लाइन दिखाया है, जैसे फर्नीचर हो गया, फर्निशिंग हो गया या फिर स्पोर्ट्स गुड हो गए। अगर हम फॉक्सकॉन इंडिया की बात करके चले तो उनका बिजनेस $10 बिलियन का मार्क छू गया है। ये 2024 के नंबर की बात करके चल रहे हैं हम। 83,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस सरपास किया है ना 2024 के अंदर। इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जो बात हुई थी वो 11,620 करोड़ की गई थी और देखो कहां से कहां पहुंच गई है पूरी पूरी कंपनी। तो इंडिया एक अच्छी प्रोपोजिशन दिखाई दे रही है अगर देखा जाए तो। बाकी बर्गर किंग की बात करके चले तो 10 साल लंबा ट्रेडमार्क डिस्प्यूट वो हार गया है इंडिया के अंदर। बर्गर किंग नाम कोई और ब्रांड यूज कर रहा था और वो हार गया बर्गर किंग कि आप बर्गर किंग यूज नहीं कर सकते। मतलब उस ब्रांड वो ब्रांड जीत गया है जो यूज कर रहा था। अब कहानी क्या है, ये ब्रांड 1992 से यूज कर रहे हैं जब यूएस कंपनी ने अपना ट्रेडमार्क इंडिया में फाइल भी नहीं किया था। तब से 2014 के अंदर बर्गर किंग यूएस इंडिया के अंदर आया है। उसके बाद उनको पता लगा कि भाई पुणे के अंदर कोई रेस्टोरेंट है, 2008 से वो उनका नाम यूज कर रहा है। उसके बाद में एक केस चला और इतना लंबा केस चला, कहा जा रहा है, लॉयर्स कह रहे हैं बहुत लैंडमार्क जजमेंट है ये। अच्छी बात है वैसे देखा जाए तो। अगर हम चैट जीपीटी की बात करके चले तो इंडिया उनका बिगेस्ट मार्केट है। चार्ट देखो इंडिया कितना आगे है। और भाई मैंने तो जेन्युइनली बताऊं पेड सब्सक्रिप्शन ले रखी है और मैं हर बंदे को कहता हूँ चैट जीपीटी यूज करो, चैट जीपीटी यूज करो, उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। बाकी चैट जीपीटी ने एंटरप्राइज लोगों के लिए फाइन ट्यूनिंग मॉडल का भी ऑप्शन निकाल दिया है कि आप फाइन ट्यून कर सकते हो अपने मॉडल को अपने बिजनेस के हिसाब से। पहले ये फाइन ट्यूनिंग एपीआईज के थ्रू होती थी, अब आप डायरेक्टली चैट जीपीटी के अंदर कर सकते हो। एक अच्छी चीज़ है। मैंने अपना तरीका निकाल दिया था फाइन ट्यूनिंग का, अपने खुद के जीपीटीज ट्रेन करना, बट वो जीपीटी सबसे शेयर नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, पर ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज गुड। बाकी डोनाल्ड ट्रम्प ने कह दिया अगर उनको गवर्नमेंट की कोई पोजीशन ऑफर होती है यूएस के अंदर तो वो ले लेंगे। डोनाल्ड ट्रम्प ने भी रिसेंटली बोला था कि अगर वो जीतते हैं अपने कैबिनेट के अंदर या फिर एज ए एडवाइजर एलॉन मस्क को देखते हैं। एलॉन मस्क ने भी कह दिया कि भाई कर लेंगे। देखो कहा जाती है पूरी पूरी कहानी। साथ में डोनाल्ड ट्रम्प ने यह भी बोला था कि जो $7,500 का टैक्स क्रेडिट मिलता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के परचेज के ऊपर उसको बंद कर देंगे। बाकी यूरोपियन यूनियन की बात करके चले तो टेस्ला की एक अच्छी खबर है, जो उनके ऊपर टैक्स लग रहा है 20.8% का, उसको 9% घटाने की यहाँ पे बात चल रही है। रीजन क्या है, जो टेस्ला की गाड़ी है वो चाइना से आ रही है और चाइना के ऊपर सब्सिडीज बढ़ाई गई है, इस चक्कर में ऐसा हो रहा था। पर फिर बातचीत करके शायद ये नंबर्स नीचे दिखाई दे रहे हैं। गोप्रो की बात करके चले तो 15% अपनी वर्कफोर्स को निकाल रहा है, अपने खर्चों को कम करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है गोप्रो अब थोड़ा सा डेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। फ़ोन्स बहुत बेटर हो गए हैं, वाटर प्रूफ हो गया है, बहुत कुछ आ गया है फ़ोन्स के अंदर, और भी बहुत सारी डिवाइसेस आ गई है, बहुत सारी कंपनीज ने बहुत कुछ निकाल दिया है। गोप्रो उस लेवल पे भी लड़ नहीं पा रहा है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैं गोप्रो यूजर हूँ। अगर हम आईपीएल की बात करके चले तो 2023 का जो उनका रेवेन्यू है 78% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 11,769 करोड़ के ऊपर पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। बहुत बड़ा रीजन कहा जा रहा है इस ग्रोथ को जो मीडिया राइट्स बिके हैं ना और जो स्पॉन्सरशिप डील हुई है वो है। डिज्नी स्टार ने टेलीविजन राइट खरीदे थे 23,575 करोड़ के, जियो सिनेमा ने 23,758 करोड़ के डिजिटल राइट्स खरीदे थे। तो 131% का राइज दिखाई दिया था मीडिया राइट में, तो ये वन ऑफ द रीजन कहा जा रहा है। साथ में जो फ्रेंचाइजी फीस है वो भी 22% बढ़ती हुई दिखाई दी है, इसके चक्कर में ऐसा हुआ है। बीसीसीआई दुनिया का वेल्थिएस्ट क्रिकेट बोर्ड है, अभी के टाइम पे उनका बैंक बैलेंस फाइनेंशियल ईयर 23 के एंड की बात करके चले तो 16,500 करोड़ के आसपास का है, बड़ा नंबर है। बाकी पीयूष गोयल की बात करके चले तो उन्होंने कहा है जो अमेजोन की प्रीडेटरी प्राइसिंग पॉलिसीज है वो सही नहीं है। उन्होंने कहा है इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ये अपने लॉसेस को ऑफसेट करने के लिए करते हैं। उन्होंने कहा अमेजोन ने 6,000 करोड़ का एक साल के अंदर लॉस रिपोर्ट किया है, जिससे पता लग रहा है वो प्रीडेटरी प्राइसिंग कर रहा है। प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब होता है कि आप लॉस में प्रोडक्ट बेच रहे हो ताकि आप मार्केट शेयर गेन कर पाओ, और लोग जब आप पे डिपेंडेंट हो जाए तो मार्केट खत्म हो जाएगी। थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलते हैं आपके घर के आसपास में 10 दुकानें हैं, 10 दुकान नॉर्मल चल रही है, आपके पास बहुत पैसा है, आपने एक दुकान खोल ली सेम उसी मार्केट के अंदर और आप सबसे आधे रेट के ऊपर प्रोडक्ट बेच रहे हो, दबा के मार्केट करी,
तो क्या होगा, उन 10 दुकानों के पास लोग जाने बंद कर देंगे, आपके पास सारे आने लग जाएंगे। आप लॉस में बेच रहे हो तो क्या होगा, ये जो लोग होंगे लॉस में बिजनेस चला नहीं पाएंगे लंबे टाइम तक, ये बंद कर देंगे। तो एक टाइम आएगा जब आपकी मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, बाकी और कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं होगा, उसके बाद आप प्रॉफिट कमाना शुरू कर दोगे। ये स्ट्रैटेजी के बारे में वो बात कर रहे हैं। बाकी मार्केट की बात करके चले तो आप देख सकते हैं मार्केट का हाल कैसा रहा, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। और इसी के साथ में आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड शबा, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।